हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि अब तो टाइम बहुत पास आ गया है। आज 11 दिसंबर हो गई है और 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का। तो तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे लेवल की हो ही रही होगी। तो अभी जो हम पीवाईक्यू कर रहे थे उसमें मैंने आपको 24 के दोनों क्वेश्चन पेपर कराए हैं और 23 का क्वेश्चन पेपर कराया है। आज जो हम करने वाले हैं वो आपका 28 दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर है 2022 का। आपको याद होगा उस टाइम पे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। ऑनलाइन मोड की वजह से ही वो डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था और आपका दिसंबर से एग्ज़ाम जनवरी तक चला था। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे नए, और ये कहते हैं ना कि जब एक ही आपको फिक्स सिलेबस होता है और उससे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के काफ़ी अलग-अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये आप अगर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं 2024 के दोनों क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना ही बहुत अच्छे से 1-1, 2-2 बार आप क्वेश्चन पेपर देख के जाइए, और जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ मैंने कराई थी वो आप ज़रूर से देख के जाइए। उसको मर्ज करके मैं एक मैराथन क्लास निकाल दूँगी जो आपकी कल हो जाएगी, तो आपका वो फाइनल रिवीजन हो जाएगा। तो आपको फिर एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। सोशल साइंस पेपर 2 है ये। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एसएस पेपर 2 सीटेट। आपका जो क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, ये आपके पहले वैसे तो कभी ये पूछता नहीं है आपका कि किस राजा का जो टाइम था वो कितने से कितने पीरियड तक वो रहा, लेकिन जो दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें इन्होंने ये भी पूछा है। तो मतलब आपको अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए। ठीक है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड्स एंड चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर आप तोमर्स की बात करते हैं तो जो तोमर्स का जो टाइम था वो था आपका अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक की बात करते हैं। अगर आप अंगापाला की बात करते हैं वो है आपका 1130 से लेके 1145 तक। चौहान जो थे आपके वो 1165 से लेके 1192 तक का समय चौहानों का रहा था, और पृथ्वीराज चौहान का जो स्पेसिफिक सब टाइम रहा था वो 1175 से लेके 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जी का टाइम रहा था। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन टाइम पूछा गया है ना, ये आपका एनसीईआरटी की क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, ये क्लास 7th की। ठीक है, तो आप वहां से जाके भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और बाकी और जो टाइम्स दिए हुए हैं अलग अलग राजाओं के उन्हें भी एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन द एंशिएंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ डैश वर कॉल्ड उर। प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को उर कहते थे? तो वो कहते थे आपके खेतीहरों या किसानों की जितनी भी आपकी बस्तियां होती थी उनको उर कहते थे प्राचीन तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यही वो उन्होंने टाइम यहाँ पर भी आपसे पूछा है। फरुख शेर हो गया, शाह आलम 2 हो गया, अहमद शाह हो गया, अली आलमगिरी 2 हो गया। इनके अगर हम टाइम की बात करते हैं, जो फ़ारूक शैयर थे, उनका जो टाइम था वो था आपका 1713 से लेके 1719 तक। शाह आलम 2 की अगर हम बात करते हैं तो उनका टाइम था 1759 से लेके 1816 तक। अहमद शाह का जो टाइम था वो था 1748 से लेके 1754 तक, और आलमगीर का जो टाइम था वो था आपका 1754 से लेके 1759 तक। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराधिकार की सहदयाद प्रथा का अर्थ है। कॉन्स्परेंसी इनहेरिटेंस मीन्स, उसका क्या अर्थ होता है? उत्तराधिकार की सहदया का जो अगर आपका जो अर्थ होता है वो है कि जो आपकी विरासत है, मतलब सपोज आपकी इतनी जमीन है और आपके 4 बेटे हैं, तो उसका जो विभाजन होगा वो आपका चारों बेटों में बराबर होगा, मतलब सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप उत्तराधिकार की सहदयाद प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिवोशनल हाइम्स रिटन इन मराठी आर नोन एज। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो मराठी में जितने भी भक्ति गीत आपके लिखे जाते हैं उनको अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग। ठीक है, ये मराठी में जो गीत लिखे हुए हैं उसको जाना जाता है इनसे। मैं आपको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाती है, और आप इस टाइम आप
प्रॉपरली अगर इसको देख भी लेते हैं एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन क्या यही पर्टिकुलर आंसर होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट लिविंग इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे कि इसमें आ जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है वो दोनों ही सही है, क्योंकि उस टाइम पे आपका हुआ था 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ड्रॉप हो गया था। अगर हम आंसर की में देखते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप लिखा हुआ आया है, और जो इस तरीके से क्वेश्चन ड्रॉप होता है उसके जो आंसर्स हैं वो सभी को, उसका जो मार्क्स होते हैं वो सभी को मिलते हैं, चाहे किसी ने कोई भी आंसर किया है जब वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, घुमंतू खेती, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश के लिए इस्तेमाल होता है? तो जो मध्य प्रदेश के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है आपका बेवड़। बेवड़ जो शब्द है वो आपका मध्य प्रदेश के लिए इस्तेमाल होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? एक जगह खेती करी, उस जगह को जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा, जलाया, वहीं पे जो उसकी राख होती है वो उसी की मिट्टी में मिल जाती है। फिर वहाँ पर वो लोग खेती करते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उनकी खेती में आ जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह वो सेम ही प्रोसेस वो करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Read the statement A and B considering the social change in the early 19th century and choose the correct option. 90s 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तनों के कथनों के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? जैसे कि अगर हम 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दे गया था। इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, इनका विकास हो गया था। तो दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही करेक्ट हैं, उसका रीजन भी करेक्ट है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बी आर अम्बेडकर जी से कि अ चाइल्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सपीरियंस कास्ट प्रिजुडिस इन हिज डेली लाइफ। फादर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टॉट एट एन आर्मी स्कूल। अगर हम बात करते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे उनको कास्ट का बहुत ज़्यादा एक तरीके से सामना करना पड़ा था कि भाई आप इस नीची जाति के हो, आप ऊंची जाति के हो, ये जो डिफरेंस समाज में है इसको इन्होंने बहुत फेस किया था। तो इस वजह से ये जो इसका स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ईवी ई रामस में फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन erstwhile Madras presidency. He did this to make people to fight against the caste-based discrimination within society. अगर आप बात करते हैं, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था। मतलब पहले तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, वो ही करेक्ट है। और वो आंदोलन का रीजन क्या था, किस वजह से उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था, कि जो कि कास्ट जाति के विरुद्ध जो है कि भाई आप नीची जाति के लोग होते हो तो आप कुएं में पानी नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत सारी चीजें थी। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। तो इसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। ये स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तभी उसमें रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, नहीं तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसको जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? हु अपोज द जिन्नास टू नेशन थ्योरी? तो वो थे आपके मौलाना आजाद साहब, जिन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट 1857। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में विचार करते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि मई में 1857 में बहुत ही भारी विरोध आरंभ हुआ था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा पैसिव आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो अगर हम बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में, तो मई 1857 में भारी विरोध का आरंभ हुआ था। इसमें जो आपका स्टेटमेंट 2 है, ये ही सिर्फ करेक्ट है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। मतलब इट वाज द बिगेस्ट पैसिव रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म होता है कि जब कोई भी बाहर की कंट्री आपके देश पर आके राज करना शुरू कर देती है और वो सारी चीजें अपने हिसाब से करना शुरू कर देती है आपके देश में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप कॉलोनिज्म बोलने लगते हैं। और इसी के अगेंस्ट में 1857 वाला जो ये विरोध हुआ था, ये इसी चीज के अगेंस्ट में सबसे बड़ा विद्रोह था। तो इसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रूल्स वर अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था, जब सब कुछ अंग्रेजों के अंडर में आ गया था, तो वो अपनी सेना भी अलग से नहीं रख सकते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उन्होंने अपना राज फैला लिया था, तो एक तरीके से वो कर वसूलते थे और उस कर के वसूल के ही वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने शौक हैं, वो सारे कुछ पूरा करते थे कर वसूल कर करके। तो स्टेटमेंट आपका जो ए है वो रॉन्ग हो जाएगा और जो आपका रीजन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगर आप इनकी पेयर्स की बात करते हैं कि आप जो ये ग्रह हैं सारे और ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेते हैं, तो इनमें से कितने पेयर हैं जो वो करेक्ट हैं? तो इस आंसर के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो आपका प्लेनेट है वो कितना टाइम लेता है अपनी स्पिन पे घूमने के लिए। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 के बारे में दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, मरकरी जो होता है वो आपका 58 डेज 16 आवर्स लेता है। मतलब एक बार अपनी धुरी पे घूमने के लिए, पृथ्वी का चक्कर या सूरज का चक्कर लगाने के लिए ये इंडिविजुअल अर्थ है और ये अपनी एक्सिस पे कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आपका मरकरी होता है। तो मरकरी कितना टाइम लेता है? मरकरी आपका लेता है 58 डेज लेता है और आपका 16 आवर्स लेता है। मतलब 58 आपके डेज हो गए और 16 आपका आवर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मरकरी का टाइम। आप ये नोट भी कर सकते हैं। वीनस जो आपका होता है, वीनस आपका लेता है 243 डेज, 243 डेज लेता है और 26 मिनट्स लेता है। अर्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये सारा आया तो इसमें आपका अर्थ भी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अर्थ लेता है वो आपका 23 आवर्स लेता है 56 मिनट्स। 23 आपके आवर्स हो गए और 56 मिनट्स लेती है अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। उसके बाद आपका मार्स होता है, मार्स आपका लेता है 24 आवर्स 36 मिनट्स। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मार्स तो आपका 24 आवर्स ले रहा है, 36 मिनट्स ले रहा है। जुपिटर जो है आपका वो 9 आवर्स 55 मिनट्स लेता है। अगर आप जुपिटर की बात करते हैं अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, तो उसका 9 आवर्स 55 मिनट्स होता है। सैटर्न जो होता है, सैटर्न आपका 10 आवर्स 33 मिनट्स लेता है। तो सैटर्न वाला भी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो 10 आवर्स लेता है। यूरेनस जो है आपका वो 17 घंटे 14 मिनट का टाइम लेता है, ये करेक्ट है। और जो दूसरा आपका नेपच्यून है वो भी आपके 16 घंटे 7 मिनट का टाइम लेता है। तो इस हिसाब से ओनली 2 करेक्ट हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे प्लैनेट्स के टाइम पता होने चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कितना टाइम लेता है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। ये सब मैंने बता दिया है। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका यूरेनस और नेपच्यून इन दोनों के ही टाइम्स करेक्ट दिए हुए हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 ही हैं जो आपस में करेक्टली मैच हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज करेक्ट।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ये अगर हम बात करते हैं कि एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय और स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है और इसका केवल 0 डिग्री देशांतर का साथ साथ करती है। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ आपका जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो थ्रू वाटर बॉडी से ही होकर वो गुजरती है। जलीय भाग से होकर आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोलर स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन कम टू नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो स्टेटमेंट दोनों ही डिफरेंट है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि अपने स्थान से जब आप ध्रुव तारे का कोण मापते हैं तो आप अपने लैटिट्यूड को जान सकते हैं और विषुवत में से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट डिफरेंट है। जब आप स्टेटमेंट इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड हैं एक दूसरे से या फिर अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम इंडियन सिटी टू टोक्यो। अगर हम इंडियन सिटी से लेके एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तो हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो टाइम की कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए। जैसे कि 1 डिग्री में आपका सॉरी 1 घंटे में आपका 15 डिग्री होता है। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर 3 घंटे की बात हो रही है तो आप कैसे करेंगे, 15 × 3 तो आपका हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का हो गया मतलब 3 घंटे आगे, 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब आप भारत की किसी राजधानी से लेके टोक्यो की यात्रा करते हैं, टोक्यो जापान, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जापान अगर टोक्यो के अगर हम इनमें टाइम डिफरेंस की बात करते हैं, ये है आपका टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस से है जो आपका टाइम डिफरेंस है, इंडिया इज टिपिकली 3.5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ टोक्यो। मतलब इंडिया का जो टाइम है वो टोक्यो के टाइम से ज़्यादा है। अगर 12 बज रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, तो 8:30 सुबह के बज रहे होंगे टोक्यो में। तो मतलब टोक्यो में तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं तो दिल्ली में उस टाइम पे 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये आपका अबाउट 4 घंटे के आसपास आपका टाइम पीछे होगा अगर आप इंडियन सिटी से टोक्यो जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, द मेन मिनरल्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट आर। ओशनिक जो क्रस्ट है आपकी उसका जो मेन मिनरल है वो क्या है, वो है आपका मैग्नीशियम और सिलिका। आपका हो गया आपका मैग्नीशियम और सिलिका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका आता है, अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन एंड फाउंड ट्रीज सच एज ओक, ऐश, बीच एंड बर्ड्स लाइक पिहेंस मोनाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन शी मे हैव विजिटेड। अगर हम बात करते हैं एक व्यक्ति ने किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा किया जहां पर उसे बाज, ऐश, बीज के पेड़, फिजैड, मोनाल पक्षी मिले हैं, उसने किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। तो उसने जो किया है उसने आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका इसने वो किया है एक तरीके से दौरा किया है क्योंकि ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन। इस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं, तो वो है आपका टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा जोन है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इस तरीके की लिमिटेड आपकी एक तरीके से प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। जो आपका फ्रिज जोन हो गया, वो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये आपका फ्रिज जोन होता है। टॉरिड जोन जो होता है वो आपका मिड में होता है, ये आपका टॉरिड जोन हो गया ग्लोब की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपका टुंड्रा क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एंड सलाइन, ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं महासागर का जो जल है वो बहुत ज़्यादा लवणीय खारा होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
इस जल में बहुत बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड। अगर पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो वो आपका लोएस्ट कहा जाता है, पवन के निक्षेपण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जहाँ पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप रिवर्स माउथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वो दूसरी जगह पर जाकर मिलती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप रिवर्स माउथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट से ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपको बताना है कि वो कौन सा फॉरेस्ट है। तो इसमें आपका आता है, ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पाए जाते हैं। तो ये जो है ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये उन्हीं की सारी तीनों विशेषताएं हैं। शंकुधारी वन आपके अलग होते हैं, जो इस तरीके के टॉप टाइप होते हैं, ये आपके शंकुधारी वन होते हैं। इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन अलग होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी अलग तरीके के होते हैं। इसका आंसर आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू। जो आपका सतत विकास का अर्थ है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मेनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेविंग रिसोर्सेज फॉर आवर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, कंजर्व ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, यूज ओनली एज रिक्वायरमेंट एंड सेव फॉर फ्यूचर। अगर इस हिसाब से देखें, जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर है वो आंसर नंबर 4 ही है, कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल जितनी ज़रूरत है उनको उतना ही यूज़ करना और भविष्य के लिए उनको बचाना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। मतलब चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो वो आपका आता है टिन। टिन एक ऐसी आपका मिनरल है जिसके वो सबसे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये चीज़ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन टेरेस फार्मिंग साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के टुकड़ों के किनारों के ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है? क्योंकि फसल को कीड़ों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बह ना जाए या फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो जो आपका वाटर है वो वहां पर रुक सके और फसल को वो प्रॉपर तरीके से मिल सके, इसीलिए ये सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वो इस तरीके से करी जाती है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, परमानेंट शॉप्स इन अ मार्केट आर दोज विच हैव। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जो पीपल एम्प्लॉयड ऑन अ परमानेंट बेसिस, जहाँ के कर्मचारी नियमित रूप से नियमित होते हैं, मतलब जिनकी परमानेंट होती है शॉप वहाँ पर। लाइसेंस फ्रॉम द टाउन पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेट, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पक्की दुकानों की बात करते हैं तो किसी की पक्की दुकान है, वहाँ पे रोज आता जाता है, वो काम करता है। दूसरा, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट होगा। मेनली आपने आजकल शॉप्स पे देखा भी होगा कि एक फ्रेम में एक लाइसेंस टाइप उनका उन्होंने फ्रेम करके लगा के रखते हैं, ज्यादातर शॉप्स में आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द इलेक्टेड मेंबर्स इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड। मतलब नगर निगम में जो सदस्यों को चुना जाता है उनको क्या कहते हैं? उनको आप पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको आप पार्षद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आता है, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो वो आपके गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, डेब्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स विच हैज आल्सो resulted in many farmers committed suicide. Small farmers borrow money and money lenders to purchase seeds, fertilizers and pesticides etc. and unable to pay back their loans. अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जितने भी किसान होते हैं वो कर्जा ले लेते हैं, उसके अंदर कर्जे के अंदर दब जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं।
क्यों और वो कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें छोटे-छोटे किसान होते हैं, उनको बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है और उनकी दवाइयाँ, कीटनाशक खरीदने हैं, तो उसके लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जा समय से चुका नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब के आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएँगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विच काइंड ऑफ लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया। अगर आप काम करते हैं तो भारत में किस तरीके के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो जो आपका बंधुआ मजदूर होते हैं, बेगार जो हो गए, बाउंडेड जितने भी आपके होते हैं, उनको एक तरीके से एक कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जो आपके अनियमित होते हैं या आपके दहाड़ी वाले होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप कहते हैं ना कि भाई बंधुआ मजदूर है, कि पुराने टाइम पे ऐसा था कि भाई आपका नौकरी चल रही है, फिर आपका बेटा भी करेगा, फिर आपका बेटा भी करेगा, फिर आप वो बंधुआगिरी है, वो जीवन प्रयत्न चलती ही रहेगी। तो उसको गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी समुदाय हैं ये बहुत बड़े हैं। पॉपुलेशन आप देख ही सकते हैं कि इंडिया की कितनी है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए अलग-अलग कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है? तो ये लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉयज़ मेक अ बेटर स्काउट लैडर देन गर्ल्स। गर्ल्स आर गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। गर्ल्स आर जेंटल एंड गुड केयरगिवर। बॉयज़ आर रफ एंड बली। अगर हम देखते हैं ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बॉयज़ मेक अ बेटर शाउट लेट देन गर्ल्स, ये स्टेटमेंट जेंडर स्टीरियोटाइप टाइप का है। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा जेंटल होती हैं और एक तरीके से अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच है। बॉयज़ आर रफ एंड बली, लड़के बहुत दबंग और उग्र होते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके रूढ़िबद्ध धारणाओं के हैं। गर्ल्स आर गुड एट प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, ये स्टेटमेंट रूढ़िबद्ध धारणा का नहीं है। तो इसमें जितने भी आपके स्टेटमेंट रूढ़िबद्ध धारणा से रिलेटेड है, उनको आपको चूज करना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? तो वो आपका होता है, उसमें आपका आता है राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानसभा नहीं होती है, क्योंकि राज्य तो आपका वो हो गई ना, स्टेट वाली हो गई, तो स्टेट वाली नहीं होगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट, ये तीनों ही आपका होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अ सेक्युलर स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तह लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई एक धर्म है, बाकी दो दो सारे धर्म है, वो जो होते हैं भाई ये वाला धर्म मेरे अंडर में आ जाए, ये वाला धर्म मेरे अंडर में आ जाए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों को शामिल करना, धार्मिक गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष एक अलग चीज होगी। हर किसी का धर्म अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा नहीं है, बल्कि देश में तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इस तरीके के कोई भी संघर्ष संवाद हो ही ना। मतलब किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देना, हर धर्म को मानना, किसी एक का फेवर नहीं करना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अ पर्सन कैन अप्रोच हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। मतलब अगर वो नीचे की अदालत से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपना प्रस्ताव लेकर या अपनी समस्या लेकर वो हाई कोर्ट में या फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, उसके पास ये अधिकार है। डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर नॉट बाइंडेड ऑन द लोअर कोर्ट। मतलब ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से जो आपका सिर्फ स्टेटमेंट 1 है वही करेक्ट हो जाएगा, कि कोई भी व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय भी जा सकता है अगर वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द प्रोसेस ऑफ गेटोइजाइजेशन इज पर्टिकुलर कम्युनिटीज रिजल्ट इन। गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, मतलब ये क्या चीज़ है? एक बाकी समाज से अलगाव हो गया, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या उनका सामाजिक सशक्तिकरण।
ऐसा तो पॉजिटिव तो नहीं है ऐसा कुछ भी, सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो इसके फेवर में जाता है कि बाकी समाज से उनको अलग कर देते हैं। गेटोइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी एक समाज को बाकी सारी चीज़ों से अलग कर देना, गेटोइजेशन उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रीट वेंडिंग एज पार्ट ऑफ राइट टू लिवलीहुड। मतलब फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। जैसे कि इसमें आ गया फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने स्थायी सरकार द्वारा कर लगाना। अगर आप बात करते हैं कि एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है, तो वो हो गया जितने भी फुटपाथ हो गए या ठेले हो गए, इनका एक जगह तय कर देनी कि आपको यहीं पे जाकर यहीं पे लगाना है, तो वो एक आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, social science textbooks should have several in narrative, both fictional and real. Narrative enable the learner to understand ideas, institutions, and encouraging introspection. सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं और अंतः निरीक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक पर्पस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल इज टू मेक स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं तो स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या बनाते हैं? इनफॉर्मल एंड रेशनल, जानकार और तार्किक बनाते हैं। प्रोफेशनल बनते हैं वो। एक पॉलिटिकल हो गया आपका प्रोएक्टिव। पॉलिटिकल प्रोएक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना आपको बच्चों को, पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरेस्ट लेना। या सोशली एक्टिव, बच्चों को सोशली एक्टिव बनाना है, ना कि पॉलिटिकली प्रोएक्टिव बनाना है। तो इस हिसाब से आपका ए, बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कार्मियों की विविध भूमिका उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है? मतलब अगर आपको हिस्ट्री को समझाना है तो उसके लिए आप सर्वे तो नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री का सर्वे कैसे करेंगे? एक टाइमलाइन भी नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री में पीछे जाके थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। और खुले अंत वाले प्रश्न हिस्ट्री में ओपन एंडेड क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। तो सिर्फ एक रोल प्ले ही एक ऐसा आपका ऑप्शन बचता है जिससे कि आप बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर बना सकते हैं और उस जो कंसेप्ट आप समझाना चाहते हैं वो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो रोल प्ले इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं आपके। इफ parliamentary form of government is explained with an analogy of the school where principal is the prime minister and senior teachers and counselor of minister, what would be most appropriate analogy for school administrative staff? मतलब अगर हम बात करें विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर आपके प्रधानाचार्य हो गए प्रधानमंत्री हैं और वरिष्ठ शिक्षक वो मंत्री परिषद हैं, तो ये आप कौन सा एक रोल प्ले कर रहे हैं? वो आपका लेजिस्लेटिव हो रहा है या अपोजिशन हो रहा है, जुडिशरी हो रहा है या एग्जीक्यूटिव हो रहा है? ये आपका कार्यपालिका का एक तरीके से ये रोल प्ले कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, अ टीचर बिगिन हर क्लास बाय डिस्कसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ पीपल गैदरिंग टू डिस्कस द इशू ऑफ लैंड और कैटल गेजिंग। शी इज मोस्ट लाइकली डिस्कसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अपनी कक्षा का जो आरंभ करती है वो चरागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर वो चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं या लोगों की घटना पर चर्चा करते हैं, तो वो किस चीज को डिस्कस कर रही हैं? वो आपका आता है पंचायती राज को, क्योंकि जहाँ पंचायती राज में ही ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, अर्बन में नहीं आएंगी, क्योंकि अर्बन आपका शहर से संबंधित हो गया। लोअर जुडिशरी में भी नहीं आएंगे और आरक्षण की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इफ एनी टॉपिक लीड्स टू हीटेड डिस्कशन इन अ क्लासरूम देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर। अगर टीचर कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है?
शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। शांत तो नहीं रहना चाहिए और जो ऊँचे स्वर में बोल रहे हैं उनको डाँटना, ऐसा तो ये आप क्लास एनवायरनमेंट होता ही नहीं है। और अगर ऐसे सब्जेक्ट है उनको ही काट देना तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन-सा जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स के फ़ेवर में जा रहा है, ठीक है? Consider the following statement with respects to the role and responsibilities of a social science teacher and select the correct option. रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल की बात अगर हो रही है तो शी शुड बी वेल इन्फॉर्म एजुकेटर हु कीप्स हर सेल्फ अप टू डेट विद द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज। मतलब एक टीचर को ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर वो खुद अप टू डेट रहेगी तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम सारी चीज़ों से अवेयर कराएगी। हेल्प लर्नर्स एस्टेब्लिश अ कनेक्ट बिटवीन लाइफ एंड स्कूल लाइफ डे टू डे। जो आपकी स्कूल लाइफ है और आपकी डे टू लाइफ है उसमें आपका कनेक्शन होना चाहिए। शी शुड कीप स्टूडेंट एंटरटेन विद एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। ये इतना सफिशिएंट नहीं है, बच्चों की लर्निंग क्या हो रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इंश्योर आउटकम बेस्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू द लर्नर। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बच्चा रिस्पॉन्स करे क्योंकि हर बच्चे का जो एक लर्निंग का जो एक टाइम होता है वो अलग होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों से खुद को भी सूचित वो रखती हो, क्योंकि जब वो खुद को अप टू डेट रखेगी तभी वो बच्चों को भी अप टू डेट रख पाएगी। और शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करना, कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए। मनोरंजन का यहाँ कोई रोल नहीं है। और शिक्षार्थियों के नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। जरूरी नहीं कि जो आप रिजल्ट दे रहे हैं हमेशा वो आई ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाइल डिस्कसिंग जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम टीचर शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर वो जेंडर रोल्स करा रही है क्लास में तो उनको किस किस बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। लैंगिकता से मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट बैठता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इन द क्लासरूम डिस्कशन कुड गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जो आपका जो नेशनल एंथम हो गया या स्टोरी सुल्तानाज ड्रीम हो गई या सफरगेट मूवमेंट हो गया, वुमेन्स राइट टू वियर क्लोथ्स ऑन देयर चॉइसेस। मतलब अब राष्ट्रगान का इसमें क्या रोल है बताइए। अगर आप लैंगिक बराबरी की बात कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्रगान का तो कोई रोल ही नहीं है। अब सुल्ताना का स्वप्न एक कहानी हो गई, मताधिकार आंदोलन हो गया कि भाई लड़कों को भी मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार है तो लड़कियों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या महिलाओं को वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें। ये लैंगिकता की बराबरी की समझ होती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर से ना, जैसे ये मैंने अभी 4 कराए हैं आपको, 2024 के हो गए, 23 का हो गया और ये आज आपका 22 का क्वेश्चन पेपर हो गया। इसके आपके 2 सेट हैं, आपका जनवरी वाला और आपका जुलाई वाला, ठीक है? जनवरी हो गया आपका और ये आपका हो गया जुलाई वाला। अगर ये भी आप कर लेते हैं ना रिपीट पे एक बार क्वेश्चंस, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अ सोशल साइंस टीचर वांटेड टू डिस्कस डिस्क्रिमिनेशन इन हर क्लास। वो अपनी क्लास में डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस करना चाहती है। तो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो वो बताएगी। जैसे कि अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है, उनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था उसका। और एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बुक है झूठन, इसका भी ये एग्जाम्पल आप दोनों को बच्चों के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया से आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे शो करेंगे, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अ मिडिल लेवल सोशल साइंस क्लासरूम अ टीचर वांट्स अ स्टूडेंट टू एंगेज इन क्रिटिकल इंक्वायरी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल एट लोअर सोशल स्ट्रीम। तो वो क्या करेगी उसके लिए। जैसे कि आप अगर आप भेदभाव की बात करते हैं तो दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव क्या है इस पर एक व्याख्यान देना, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। अब वो क्या करेंगे, एक वाद विवाद का आयोजन करेंगे जिससे कि सब लोग अपने अपने व्यूज देते हैं उसमें, और आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सोशल साइंस टीचर रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू. Issues such as poverty and caste-based discrimination may require more than one kind of explanation. अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे. किसी आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, और दूसरा गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों के कई तरीकों से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है. तो स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों ही सही है, और जो आपका असर्शन है वो रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, at middle stage onwards, students are required to study many topics under the subject of social science and hence leading the curriculum load. The major reason for curriculum load is social science is the way social science curricular material develop for school children which are non comprehensible. ऐसा नहीं हो सकता कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्य चर्चा का भार के लिए मुख्य कारण ये है कि स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामाजिक का विकास किया गया है, बोधगम्य का नहीं. तो इसमें सिर्फ आपका जो स्टेटमेंट ए है वही करेक्ट होगा, आपका स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है. सेकेंडरी सोर्स क्या हो सकता है, आपका एडिटेड वॉल्यूम्स ऑफ आर्टिकल्स इन अकबरनामा. अगर हम अकबरनामा की बात करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स में आ सकता है. जैसे कि आपका भुज में भूचाल के समय की जो फोटो है या उसका विवरण है वो आपका प्राइमरी सोर्स में आएगा. इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र वो प्राइमरी सोर्स में आएंगे, और महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज वो आपका प्राइमरी सोर्स में आएंगे. लेकिन अकबरनामा पे जो लिखे गए संपादन हैं, जैसे कि अकबरनामा एक अलग है, उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने व्यूज लिखे हैं, तो ये तो सेकेंडरी सोर्स हो गया ना. और यहाँ पे क्या है कि उस समय की अगर फोटो क्लिक करी गई है ये प्राइमरी सोर्स हो गया, या उसके बारे में एक लेटर लिखा गया है वो प्राइमरी सोर्स है, या एक बुक ही है तो वो प्राइमरी सोर्स में आएगा. तो इस हिसाब से आपका ये आपका नहीं होगा, ये सेकेंडरी सोर्स होगा, बाकी सब प्राइमरी सोर्स होंगे. नेक्स्ट इज आपका मैच आपको करना है. जैसे कि आपका विश्लेषणात्मक रूबिक हो गया, ये आपका आएगा प्रदर्शन वर्णिक और अधिगम निष्कर्ष हुए. जांच सूची की अगर आप बात करते हैं तो वो दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक में आएगा. समग्र परक रूबिक आपका जो होगा वो होगा आपका एकागी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक. इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेस द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस. व्हाट वर द रीजन फॉर आर रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 के विरोध के क्या कारण थे. आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखें. उदाहरण भी दें. प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए. दक्षिणी एशिया में कई देश के शासन से संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए. इसमें आप देते हैं उदाहरण दीजिए, व्याख्या कीजिए. तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका स्टूडेंट है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके एग्जाम्पल्स लिखेगा. अब इसके क्या कारण थे, ये तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के तो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको रट के उनको एक फॉर्म में लिखना है. तो इससे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो नहीं होगा डेवलपमेंट, संज्ञात्मक प्रक्रिया जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर. तो इसके हिसाब से आपका बी, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेस ओनली द फैक्चुअल नॉलेज ऑफ द लर्नर. अगर हम लर्नर की सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, तथ्यात्मक ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं. इसमें उसकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है, तो यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बाकी के भी देख लेते हैं कि आज के समय में और महाजनपदों के समय में गाँव की व्यवस्था करने में 3 अंतर लिखिए. तो इसके लिए वो आज के टाइम का और महाजनपद के टाइम को भी डिस्कस करेगा, उसके बाद उनमें डिफरेंस लिखेगा दोनों को समझ के. वनस्पति जगत, प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है. लोगों के संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं. तो ये तीनों ही उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक तरीके से डेवलप करेंगी. और यहाँ पर आप फैक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, तथ्यात्मक ज्ञान की, तो उसमें आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इवैल्यूएशन प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009. अगर आप आरईटी एक्ट 2009 की बात करते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास बिल्कुल सही है. ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज या अन्वेषण द्वारा सीखना,
बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, सी एंड डी। नेक्स्ट आपका आता है, स्टेट असेसमेंट इज डन इन स्कूल फॉर द फॉलोइंग रीजंस, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उन्हें समझने के लिए, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उबरने के लिए तरीकों और संसाधनों का पता लगाने के लिए। अगर आप बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड डी करेक्ट होगा, क्योंकि शिक्षकों की बात नहीं होती कि शिक्षक इन से सारी चीज़ों से शिक्षक उत्तरदायी नहीं बनेगा। विद्यालय की वो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो उन्हीं के फेवर में आंसर होना चाहिए। तो ए, बी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेस मेनली द सोशल साइंस लर्निंग आउटकम, डेवलप द कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी, एप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी। अगर हम बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनर्संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। आप इस कथन से सहमत हैं तो आप उसको स्टेटमेंट को, अगर आप यस बोलते हैं तो आप उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करिए कि आपने यस क्यों बोला है, सत्यापित कीजिए उसको बोलते हैं। भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, वो आपको व्याख्या करनी है। राष्ट्र के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बी एंड सी होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बच्चा जब अपने व्यूज देगा, एक्सप्लेन करेगा, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा। तो बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके इस पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इस टाइम अपने PYQs करिए और इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये सारी वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। सिर्फ खुद की तैयारी पर भरोसा रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।